गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग आज के लिए एक टॉपिक हमने चूज़ किया है जो सबसे ज़्यादा डिमांड था बच्चों का कि सर इसका आप एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मैंने वही चूज़ किया है, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, है ना। कैसे हम लोग ग्राफ रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे और कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके लिए कुछ छोटे से ट्रिक्स भी हैं जो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में, है ना। तो इसमें हम लोग आज की टॉपिक जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन साई और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं इसमें, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं ग्राफ के, वो सारे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला टर्म बेटा आ जाता है, दैट इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल है साई, है ना। ये सिखाया था मैंने आप लोग को। वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साई। साई एक सिंबल है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेव के इक्वेशन हो सकते हैं, वो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकता है, उसकी वैल्यू आपको ना तो याद करनी है, क्वेश्चन में जनरली दिया जा सकता है। जैसे एक पॉसिबल, मैं साई 1s की इक्वेशन लिख देता हूँ, ये एक वेव इक्वेशन है, पॉसिबल होगा ऐसा वैल्यू एक, है ना। दैट इज सम मे बी 4/a0 to the power 3/2 इंटू e⁻² -2r/a0। ये एक वेव की इक्वेशन है, इसे आपको याद नहीं करना है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि ऐसा एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकता है जिसको हम लोग वेव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें आर भी है ना, कुछ कांस्टेंट भी है, ए नॉट अपना वही बोर्स थ्योरी वाला जो रेडियस हमने पढ़ा था, ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन के लिए, एग्जैक्टली ये वही वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्या बता रहा है, रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं इसकी ग्राफ, साई की ग्राफ में अगर मान लो प्लॉट करना चाहूँ, साई वर्सेस आर का ग्राफ, इस तरफ साई, तो साई ऑफ कोर्स अलग अलग का होगा। मैं मान लो 1s का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, है ना, मुझे 1s का ग्राफ चाहिए, मतलब 1s वाले ऑर्बिटल का ग्राफ देखना होगा। तो 1s की ग्राफ मैंने बताई थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से ग्राफ आता है ना, दिस विल बी फॉर 1s, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन से कुछ भी नहीं समझ में आता। 1s सिर्फ 1s वाले इक्वेशन की आर के साथ वेरिएशन है। आप देखो इस इक्वेशन में अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करूंगा, मैं अगर ये आर बोलता हूँ, इस आर की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, तो बेस से बात है साई भी बढ़ेगा या घटेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है हमें, जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू चेंज करूंगा साई की वैल्यू भी चेंज होती हुई दिख रही है, राइट। जैसे यहाँ पे e⁻⁻ के पावर में, है ना, आप देखिए जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे साई की वैल्यू कम होती जाएगी। हमें दिख रही है कि आर की वैल्यू यहाँ बढ़ाएंगे साई की वैल्यू कम होती जाएगी, इसलिए ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा ऐसा, राइट। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अगला 2s का ग्राफ बोलूँ, अगर मैं साई वर्सेस आर का ग्राफ 2s के लिए प्लॉट करना बोलूँ, तो देखो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, नीचे जाएगा और ये नीचे इस तरह से आएगा, इस तरह का ग्राफ होता है, दिस विल गो फॉर 2s। अगर ग्राफ में बोलूँगा कि बताओ 3s की ग्राफ कैसी होगी, साई वर्सेस आर की ग्राफ किसके लिए बेटा, ये हम लोग 3s के लिए प्लॉट करना चाहते हैं। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी एक बार दिमाग में दोहराइए कि कैसे हम लोग साई वर्सेस आर का ग्राफ 3s के लिए प्लॉट करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, जो ग्राफ का नेचर है याद रखना, s का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होता है, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। दिस विल बी फॉर साई 3s, ठीक है, साई 3s की ग्राफ हो जाएगी। उसी तरह से जैसे साई की ग्राफ s के लिए, साई की ग्राफ हम लोग p के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। p के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, p के लिए ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो साई वर्सेस आर का ग्राफ है, मैं p के लिए प्लॉट करना चाहता हूँ, तो अब मैं सबसे पहले 2 में p एग्जिस्ट करता है, राइट, 2 में p एग्जिस्ट करेगा, तो p के लिए ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से शुरू होता है, ये हम जानते हैं। तो ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा,
ये 2p का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप इसको रिलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, याद रखने का तरीका है, इसको आप ऐसे समझ सकते है ना। ग्राफ स्टैंडर्ड आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ, जैसा दिखता है उस तरह से बना देता हूँ, ऐसा ग्राफ दिखता है। दिस इज़ फॉर 2p, ठीक है। आप जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि स्केल में नहीं बना रहे हम लोग, राइट। 2p हो गया। अगर बोला जाएगा बताइए 3p का ग्राफ प्लॉट करना है, तो 3p का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत सिंपल है, वही रूल रहेगा अपना, है ना। p का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? ऑरिजिन से शुरू होता है। तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा नीचे, इस तरह से नीचे रह जाएगा। दिस विल बी फॉर 3p। 4p का प्लॉट कर सकते हैं इसी तरह से, राइट। 4p की ग्राफ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर 4p की हमें प्लॉट दिखानी होगी तो ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 4p का यहाँ से शुरू होगा, नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। दिस विल बी फॉर 4p एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, है ना। इस तरह से हम लोग ग्राफ डी का भी शो कर सकते हैं। डी के लिए भी ग्राफ ऐसे ही नेचर होगा, है ना, इसमें फ़र्क नहीं होगा। ग्राफ डी के लिए अगर आप देखोगे तो मैं जैसे 3D का ग्राफ प्लॉट करता चाहूँगा, साई वर्सेस 3D का ग्राफ, है ना। तो साई वर्सेस 3D का ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 3D का ग्राफ होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह का नेचर ग्राफ का। खाली सिर्फ आपको इसमें वेरिएशन क्या बताया मैंने, एस की ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होगी, राइट। यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ से शुरू हो रही। 1s है तो ऊपर ऊपर जाएगा, 2s है तो एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे ही रहेगा। 3s है तो नीचे आकर के ऊपर जा करके फिर टच नहीं करेगा लाइन को, ऊपर ही रह जाएगा, राइट। 2p की ग्राफ ऑरिजिन से शुरू होकर के नीचे जाएगी। 3p की ग्राफ ऊपर से शुरू होकर नीचे आकर के नीचे रह जाएगा, राइट, ऑरिजिन से शुरू होकर के। 4p की ग्राफ मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता ग्राफ, सॉरी, है ना। इसकी ग्राफ ऐसी नहीं होगी, कहाँ से होगा? आप सही सोच रहे हैं, ऑरिजिन से सही होगा, है ना। इसको हम लोग ऑरिजिन से बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ऐसा, ये ऐसा होगा 4p से, मतलब ऊपर से ऑरिजिन से शुरू हुआ, ऐसा गया, नीचे आया और फिर ऐसा होगा। दिस इज़ 4p ग्राफ, ठीक है। ऊपर जाकर के नीचे आकर के फिर ऐसा हो जाएगा। दिस इज 4p ग्राफ, याद रहेगा। इतने ग्राफ है, बाकी ग्राफ आप रिलेट कर सकते हैं। एफ की ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि एफ हाईली स्कैटर्ड होता है, ठीक है। अगला टर्म बेटा आता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग बोलेंगे इसको, है ना। साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साई की स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता चल जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, है ना, उसकी बात हो रही है। किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर अलग अलग होगी, उस डेंसिटी वेरिएशन की बात हो रही। तो मैं कैसे बोलूँगा? साई स्क्वायर मेजर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेजर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी मेजरमेंट बताता है, ठीक है। साई स्क्वायर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इसी की बात हो रही है और कुछ नहीं, कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर मैं मैथमेटिकल कोई इक्वेशन है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो भाई यहाँ पे जो स्क्वायर करने से पैरामीटर आता है वो डेंसिटी मेजर करने लगता है। ये मैंने सिखाया था, स्क्वायर करना एक ऑपरेशन है। जैसे मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया तो एरिया मिल जाता है ना, तो वो एक नया प्रॉपर्टी है ना। उसी तरह से साई का जब स्क्वायर करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेजर करने लगता है वो, उस जिस वाले साई का मैं स्क्वायर करूंगा। जैसे साई 1s की फंक्शन का स्क्वायर कर दिया तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये मेजर कर सकता है। तो साई स्क्वायर क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेजर करता है। याद रहेगा क्या? हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रिलेट करना आना चाहिए। जब तक हम इसे रिलेट करना सीखेंगे नहीं तब तक हमें ग्राफ का सिग्निफिकेंस नहीं पता चलेगा। हम इसे फिर रट्टा मारने की कोशिश करेंगे ना। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें अंडरस्टैंड भी करनी पड़ेगी, हमें वो रिलेट करना आना चाहिए, है ना। और आसान है, इसको आप समझ लो ऐसे ही
कि साई को स्क्वायर किया तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई। अब देखो, अगर मैं ग्राफ बोलूँ कि भाई मुझे साई वर्सेस, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस इस बारी, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए साई स्क्वायर वर्सेस आर की ग्राफ मुझे 1s के लिए प्लॉट करनी, तो क्या होगा, ग्राफ एग्जैक्टली वैसा रहेगा, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाएगी। जो साई मान लो जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पहले ऐसा आता था, है ना, इस तरह से, अब इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाएगी। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ये अब थोड़ा सा ऐसा होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, है ना, या हो सकता है यहाँ से प्लॉट करें, यहाँ से जाए ऐसा, तो जस्ट मैग्नीट्यूड, लेकिन नेचर सेम है इसलिए हम लोग इसको नेचर वाइज एज इट इज रखेंगे। तो ग्राफ का नेचर कैसा हो जाएगा, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, ये 1s का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 2s का ग्राफ, तो याद करो 2s की ग्राफ कैसी होती थी, 2s की ग्राफ हम कैसे बनाते थे, फिर से वही ऊपर से शुरू होता था, है ना, तो ग्राफ ऊपर से ही शुरू होगा, ये 2s का ग्राफ, राइट। तो यहाँ से आएगा, लेकिन इस बार नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा जाएगा ऊपर, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 2s का ग्राफ हो जाएगा, है ना, याद रखना 2s का ग्राफ। 3s का कैसा हो जाएगा, अगर मुझे 3s बताना होगा तो बड़ा सिंपल है, फिर से वही काम करेंगे। 3s की ग्राफ देखो, 3s की ग्राफ क्या होगा, ऊपर से आएगा, ऐसा टच करेगा इसको, ऊपर जाएगा, फिर ऐसा नीचे, है ना, ये 3s का ग्राफ हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर है, तो हमारा ये ग्राफ हो गया किसके किसके लिए, हम लोग देख रहे हैं 1s 2s और 3s। ऐसे 4s का बनाना होगा तो 2 बार टच कराओगे, मतलब 3 बार, तीसरा बार भी टच करेगा। ठीक है, बस इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पीक है ना, जैसे अगर मैं चलो 4s का भी आपके लिए ना यहाँ पे बना देता हूँ, छोटा सा 4s के लिए बना देता हूँ ग्राफ। तो 4s का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा आएगा 1 2 3, आप देख रहे हो कि 3 बार टच करा, ये भी टच किया, ये भी टच किया और ये भी टच किया, 3 बार टच किया, और ये पीक जो है ना डिक्रीजिंग होनी चाहिए। आगे चल के हम देखेंगे, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी बार टच करेगा वो। ठीक है ना, और ये आसान है बहुत, मैं यहीं पे सिखा देता हूँ। देखो, ये जितनी बार टच कर रहा है उतनी बार साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, राइट। जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, मतलब इस पोजीशन पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है ना, इस पोजीशन पे भी साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ऐसा पोजीशन आ रहा है जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है ना, दिस इज साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है, दूसरी बार तो ये पैरेलल हो जाता है ऐसा। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, नोट करके लिख लो इस बात को, आगे भी काम आएगा। वेयर साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, probability of finding electron is 0, electron density is 0, so we tell that probability of finding electron density is 0। सर आप भारी भारी वर्ड यूज़ करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, हाँ प्रोबेबिलिटी ही हम बोल सकते हैं, सर्टेन तो कुछ भी नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद कुछ भी सर्टेन नहीं है, हमें सिर्फ सब कुछ प्रोबेबिलिटी में बोलनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, नियर 100% है, 100% नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग होने की 0 है, दैट रीजन इज कॉल्ड नोडल रीजन। दैट रीजन where psi square will be equal to 0 is called, इसको हम क्या बोलेंगे, नोडल रीजन। नोडल रीजन, अब ये नोडल रीजन क्या होगा और कितने कैसे होते हैं, नोडल रीजन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ नोड्स या नंबर ऑफ नोडल रीजन, है ना, नंबर ऑफ नोड्स, ये जो होता है ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेडियल नोड्स कर रहे हैं। नोड्स 2 तरह का होता है ना, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। नोड्स 2 तरह के होते हैं, है ना, नोड्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा भाई, एक होता है रेडियल नोड, ये क्या होता है हम लोग कैसे रिलेट करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रेडियल नोड को शॉर्ट में मैं RN बोलूँगा, और दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, इसको मैं क्या बोलूँगा, AN से डिफाइन कर दूंगा, है ना। ये दोनों अलग अलग तरह के नोड होते हैं, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं रेडियल नोड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है रेडियल नोड इज इक्वल टू N-L-1, और एंगुलर नोड अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू होती L। अब सर रेडियल नोड और एंगुलर नोड का ग्राफ से क्या लेना देना है,
देखो ये जो नोड्स हैं सारे किसके लॉन्ग है, रेडियस के लॉन्ग है ना। आप रेडियस से आगे, न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाओ, रेडियस चेंज होती जाएगी और अलग अलग जगह पे आपको नोड्स दिख रहे हैं। तो ये जो हो गया ये सारे रेडियल नोड है ना। यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना ये सारे रेडियल नोड्स हैं, ये सारे रेडियल नोड्स हैं। बताओ 1s के अंदर कोई रेडियल नोड है क्या? नहीं है, 0 है। तो ये वैल्यू हमें पता कैसे चलेगा? 1s के लिए n-l-1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 1s के लिए अगर मैं 1s की वैल्यू बोलना चाहूँ, सपोज करो, तो 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा, मतलब इसके रेडियल नोड 0 हो गए, मतलब 0 बार टच करेगा ये। ठीक है। उसी तरह से 2s का 2 माइनस n माइनस l माइनस 1, l वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0 माइनस 1, तो एक बार टच करेगा, इसलिए ये एक बार आ रहा है, राइट। नंबर ऑफ नोड्स 1 आ रहे हैं। उसी तरह से 3s का बताओ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 बार टच करेगा। उसी तरह से 4s का कितना हो जाएगा? 4 माइनस, ये 4s का लिखा था मैंने, 4 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 बार टच करेगा। दिख रहा है क्या आपको? तो नंबर ऑफ रेडियल नोड से हम कितनी बार लाइन को टच करेगा ये हम बता सकते हैं। तो जैसे 1s 2s 3s का हो गया, वैसे हम आगे वाले ग्राफ में भी ये चीज़ें यूज़ करेंगे, याद रखिएगा इसको, है ना। तो अगर मैं ग्राफ बोलूँ कि बताओ मुझे अपना ग्राफ मुझे p के लिए प्लॉट करने, मान लो 2p की ग्राफ प्लॉट करनी है, तो 2p का ग्राफ क्या सिखाया था मैंने? हमेशा कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, इस तरह से जाएगा, दिस इज 2p। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3p का ग्राफ बोलूँगा तो बताओ 3p की ग्राफ कैसी होगी? अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो 3p वाले में क्या, देखो इसमें n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं 2p के लिए बोलूँगा तो 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 0 हो गया ना। अब मैं अगर 3p के लिए बोलूँगा तो 3p के लिए यहीं पे कैलकुलेट कर लो, 3 माइनस l 1 माइनस 1, दो बार एक बार टच करेगा, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ग्राफ क्या होगा? ऐसा ऊपर से जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। आ रही बात समझ में क्या? ये ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। आई बात समझ में क्या? मतलब एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या आप बताइए, अब 4p का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं क्या? साई स्क्वायर, ये साई स्क्वायर है, वर्सेस r की ग्राफ। 4p का अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कितनी बार टच करेगा? चेक करते हैं, चलो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 बार टच करेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा हमें। आ रही बात समझ में क्या? तो ये यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये ओरिजिन से शुरू होता है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। रेडियस जब आप बढ़ेगा, रेडियस की नॉन जीरो वैल्यू के लिए जहाँ पे साई स्क्वायर 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। आई बात समझ में? तो जैसे हम लोगों ने 4p मतलब 2p 3p 4p का कर लिया, इसके बाद हम लोग d का भी कर सकते हैं। तो साई स्क्वायर वर्सेस d का अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? साई स्क्वायर वर्सेस r 3d के लिए ग्राफ, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। कैसे सर? n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू लगाइए यहाँ पे, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 माइनस 1, देखो 0 आ गया, तो 0 बार टच करेगा। और d के लिए मैंने बताया था ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। इसके लिए देखो एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर ग्राफ तीन ही तरह के आ रहे हैं, ये ग्राफ एक ऐसा आ रहा है, ये वाला ग्राफ 1s का हो जाएगा, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस r की ग्राफ हो रही है ना, 1s का 2p का, क्यों 2p में तो ये नहीं होता है ना, ओरिजिन से शुरू होता है, तो 1s का ग्राफ हो जाएगा ऐसा, है ना, ये आपको याद रखना, 1s वर्सेस r का ग्राफ, है ना, ये सिर्फ 1s का होगा। 2s की ग्राफ कैसे बताई मैंने पीछे आपको दिखाई, यहाँ चलो दिखा लेते हैं। 2s का, 3s का, ये शुरू वाले 3 ग्राफ याद रखो। अब आप 2p का बना लो एक ग्राफ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने कर दिया ना ऐसे, इसको हटा देता हूँ, मैं 2p का ग्राफ लिख देता हूँ। देखो आसान है इसको समझना। अगर 2p का ग्राफ लेते हो आप, 2p का ग्राफ कैसा हो जाएगा? यहाँ से शुरू होगा और ऊपर ऊपर ही रहेगा, है ना। तो आपको ये चेक करना है कौन कौन से और दूसरे ऑर्बिटल के लिए n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 0 होती। तो 2p देखो, 3d 4f सब के लिए n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। कैसे सर? एक बार चेक कर लेते हैं। चलो 2p के लिए n की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 0। आ रही बात समझ में क्या? 2p के लिए n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 0। 3d के लिए चेक कर लेते हैं। 3 के लिए n की वैल्यू, मतलब 3d के लिए n की वैल्यू 3
डी के लिए एल की वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये भी ज़ीरो आ गया, राइट। तो पहला वाला भी ज़ीरो था, दूसरा वाला भी। उसी तरह से 4f के लिए, 4f के लिए हमें अगर n माइनस एल माइनस 1 ढूंढना होगा तो n की वैल्यू 4 माइनस एल की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 इज अगेन 0। तो इन सभी के लिए 0 समय, तो इन सभी के लिए ग्राफ का नेचर ऐसा ही आएगा। क्लियर है, आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। अगर दूसरा ग्राफ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 3p का ग्राफ मैंने बना लिया। मान लो 3p की ग्राफ में कैसा था, साई स्क्वायर वर्सेस r की ग्राफ। मान लो 3p का, तो 3p की ग्राफ में क्या होता था, एक बार टच करता था ऐसा, राइट। तो जो ग्राफ 3p का होगा, सॉरी 3p का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ 4d का भी होगा, वही ग्राफ 5f का भी होगा, है ना। सभी के लिए आप n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, सभी के लिए बराबर आएगा, सभी के लिए सेम कांस्टेंट यहाँ पे n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी इन सभी के लिए। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, आसान है रिलेट करना, है ना। इसी तरह से बाकी ग्राफ में भी आप कर सकते हो, जो ग्राफ मैंने लिखा 2p 3d 4f सभी के ग्राफ सेम, 3p 4d 5f सभी के ग्राफ सेम, 4p 5d 6f सभी के ग्राफ सेम, है ना। तो आप यहाँ चाहो तो लिख देता हूँ मैं, चलो तुम्हारे लिए 4p 5d 6f सभी की ग्राफ सेम, 3p 4d 5f सभी की ग्राफ सेम, यहाँ पे 2p 3d 4f सभी की ग्राफ सेम, है ना। इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साई स्क्वायर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके लिए एक टर्म यूज कर देता हूं मैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन RPDF भी बोलेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, इस टर्म का मतलब क्या होता है। एक्चुअली अब तक आपने देखा साई वैल्यू कुछ रिलेट नहीं कर रहा था, साई स्क्वायर डेंसिटी मेजर कर रहा था। ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब भी हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना होता है तो एक्चुअली में मुझे 4πr² साई स्क्वायर dr ये लेना पड़ता है हमें, है ना। जब ये लेंगे तो हमें ये इसकी पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, ये वैल्यू हम लोग इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखो इसका मतलब होता है, ये जो आपने पहला तो दो, इसमें 2-3 टर्म है, आप इसे अगर रिलेट करोगे तो समझेगा। ये जो 4πr² है ना, ये क्या है, ये सरफेस एरिया को बताता है। दिस कैलकुलेट दिस सरफेस एरिया एट r डिस्टेंस, है ना, सरफेस एरिया। अब मैं साई स्क्वायर बोलता हूँ, ये तो अपना वही है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसकी बात हो रही है, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4πr² साई स्क्वायर dr, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बता देगा, अगर ये वाला देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, लेकिन ये छोटा dr मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि अगर ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस से यहाँ पे सेल है और इसकी एक छोटी चैनल बना दे, छोटी सी ये वैल्यू मान लो dr है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये dr है, स्मॉल रेडियस है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में जो ये इस छोटी सी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू जो 4πr² साई स्क्वायर dr है। सो इट कैलकुलेट, इट मेजर्स, अगर मैं बोलूँ तो इसकी क्या मेजरमेंट करता है, इट measures the probability of finding electron, the probability of finding electron density, finding
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ गिवन वॉल्यूम, इन अ गिवन वॉल्यूम, एकदम छोटी सी वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब सोचो ये 2D है, ये वाला जो पार्ट मैंने अभी बताया ये 2D है। अगर मैं इसको 3D सोच लूँ, मतलब एक लाइन ऐसा सोच लो कि चारों तरफ ये ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी एक कोकून सी लाइन बन जाए, मतलब कवर हो जाए, तो सेल जैसा नहीं हो जाएगा क्या, हुआ स्पेयर नहीं बन जाएगा कि अगर आप इस वाले लाइन को मान लो ऐसा एक लाइन है, मान लो यहाँ न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक लाइन है, इस लाइन को मैंने ये लाइन की बात करी, इस लाइन को आप 3 डायमेंशनल सोचो, है ना, स्पेयर बन जाएगा। जैसे हाफ अगर मैंने बना दिया तो सपोज करो जैसे ये हेमिस्फेयर बन जाएगा, ऐसे दूसरा वाला पार्ट होगा तो नीचे एक पूरा कंप्लीट स्पेयर बन जाएगा। तो बेसिकली हम 3 डायमेंशनल अप्रोच की तरफ इसको रिलेट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं बेसिकली, अगर आपसे बोला जाए कि ये क्या रिलेट कर रहा है, सो दिस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ रेडियस dr। तो इसको कई बार ना शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, इसको कई बार हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग रेडियस, है ना, दैट इज सेम। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं साई स्क्वायर इंटू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv। ये सब सेम है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनली यही आएगी 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आप इस बात को, है ना, इसको हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं। तो अगर मैं इसकी ग्राफ r के लिए प्लॉट करूं, अगर मैं इसकी ग्राफ मान लो जैसे 1s के लिए प्लॉट करूंगा, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर इसको मैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr, अब मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, pr लिख दूंगा नेक्स्ट वाले से। अगर मैं 1s के लिए प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ ऐसा आया था, है ना, इसकी ग्राफ जो है इस तरह से मिली थी, आप इस तरह का ग्राफ मिला था। और ये जो ग्राफ की मैक्सिमा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमा, इसको याद रखिएगा, है ना। इसकी मैक्सिमा की वैल्यू आई थी 0.529 एंगस्ट्रॉम। अभी 0.529 एंगस्ट्रॉम याद करो, हम लोगों ने बोर्स रेडियस भी देखा था, राइट, बोर्स की रेडियस की वैल्यू भी हमने यही देखी थी। और दैट इज़ वाई मैंने बताया था कि बोर्स का जो डिस्कवरी है, जो उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो क्वांटम मैकेनिक्स से भी जो है वो प्रूव होता है। और वो प्रूफ यही है कि यह जो मैक्सिमा का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए एग्जैक्टली 0.529 एंगस्ट्रॉम पे आया था, है ना, इसको याद रखना है आपको। या हाइड्रोजन एटम के लिए 1s की ग्राफ है। अगर आप ये ग्राफ 2s के लिए देखोगे, सेम ग्राफ, है ना, मान लो मैंने 2s का ग्राफ प्लॉट किया, है ना, 2s का ग्राफ अब मैं क्या लिख देता हूँ, pr। आप समझ जाओगे कि pr का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस r, है ना। तो इसकी ग्राफ कैसी होती है, इसकी ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगी, याद रखना इस तरह से, एक बार टच करेगा इंक्रीजिंग हो जाएगा ऐसा 2s, है ना। तो अब आप बता सकते हो जो 1s का ग्राफ होगा वो 2p का भी सेम ग्राफ होगा, वो 3d का भी सेम ग्राफ होगा, वो 4f का भी सेम ग्राफ होगा। 2s का जो ग्राफ होगा वो 3p का भी सेम ग्राफ होगा, 4d का भी सेम ग्राफ होगा और 5f का भी सेम ग्राफ होगा। f के आगे तो हम जाते नहीं है, वैसे f की ग्राफ तो इररेलेवेंट है बताना, लेकिन फंडा हमारे पास सभी सेम है। इन सभी ग्राफ के लिए n-l-1 की वैल्यू सेम है ना। ये जो हम सारे लिख रहे हैं इसके लिए n-l-1 की वैल्यू ये सारे ऑर्बिटल के लिए सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो सभी का ग्राफ का नेचर भी सेम हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद मैं 2p देख लिया, अब इसके बाद मैं आगे सपोज करो 3p देखता हूँ। तो 3p के ग्राफ में क्या हो जाएगा, इधर मैं pr लिख देता हूँ, होपफुली आप pr वाला टर्म तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं 3p का ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ क्या होगा, कितनी बार टच करेगा भाई, 1 2, बस ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है। ग्राफ ना इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा इंक्रीज होना चाहिए, पीक्स इंक्रीज होने चाहिए ऐसे, है ना, ये ध्यान रखना आप, डिक्रीजिंग नहीं बना देंगे। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, 3p का हो जाएगा। अब बताओ जो 3p वाले ग्राफ है क्या वो और दूसरे किसी ऑर्बिटल से मैच करेंगे, सोचो ज़रा। 3p के लिए n-l-1 की वैल्यू कितनी भाई, 3p के लिए n की वैल्यू 3, p है, l की वैल्यू 1, तो 3 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 - 1 - 1 सॉरी मैंने ये ग्राफ जस्ट, है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये मैंने किसी और का सोच के बना दिया। यहाँ पे आप याद रखिएगा 3 - 1 - 1 तो कितना हो जाएगा ये, 3 - 2,
3 माइनस 2 इज़ 1, मतलब एक ही बार टच करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये आ चुका है ऑलरेडी, 3p का ग्राफ है ना, ये 3p का आ गया। तो 1s 2p 3d 4p सबका मेरे ख्याल से सारे ग्राफ आ गए। 2s हो गया, चलो एक बार 3s का देख लेते हैं। हमें 3s का बनाना था, सॉरी, है ना, ये हमें 3s का बनाना चाहिए था। तो 3s का देख लेते हैं। 3s के लिए 3 माइनस n माइनस एल दैट इज 0 माइनस 1, तो कितनी बार टच करेगा? 2 बार टच करेगा ग्राफ, है ना। वो 2 बार वाला भी हमने ले लिया। देखो 2s वाले में 1 बार टच कर रहा है, इसमें 2 बार करा लेते हैं। तो 1 2 ऐसा हो गया। तो ये 3s का जो ग्राफ का नेचर है एग्जैक्टली वो नेचर 4p का भी हो जाएगा, 5d का भी हो जाएगा, 6f का भी हो जाएगा, सभी का सेम नेचर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे ग्राफ याद रख सकते हो। मैंने सारे ग्राफ प्लॉट करने का आपको तरीका बता दिया। आपको अगर कहीं लगे तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिए, ताकि उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और आसान है समझना, 1-2 बार आप घर में रफ नोटबुक में ज़रूर प्लॉट करके देखिए खुद से कि प्लॉट आप कर पा रहे हो कि जो टेक्निक मैंने आपको बताया उस टेक्निक से आप प्लॉट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। वैसे तो बुक में सारे ग्राफ बने हुए हैं, तो आप बुक से सारे ग्राफ देख करके रट्टा नहीं मार सकते। अब मैं बोल दूंगा कि भाई 4f का ग्राफ बनाना है या 3d का ग्राफ बनाना है, तो अब देखो मैंने जैसे बोला कि सपोज करो कैसे आप ट्रेस करोगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 3d का ग्राफ बनाना है ना। मान लो इसी का दे देता हूँ, PR वर्सेस R का ग्राफ। तो हम जानते हैं d का ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है, राइट। और क्योंकि 3d है, इसमें कितनी बार ये टच करेगा एक बार चेक करता हूँ मैं, है ना। इसके लिए और PR है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होनी चाहिए, मतलब छोटा से शुरू होगा बड़ा की तरफ पीक जाएगा। तो n माइनस एल माइनस 1, है ना, तो 0 हो जाएगा, मतलब एक बार भी टच नहीं करेगा ग्राफ, ऐसा करके इस तरह से चला जाएगा। दिस इज 3D ग्राफ, है ना। इस तरह से आप कोई भी इनमें से जो मैंने ऊपर लिखा है 3s 4p 5d 6f, ऊपर में मैंने लिखा है ये देखो 1s 2p 3d 4f, ये सारे ग्राफ जो है आप देख करके खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आप लोग खुद से चेक कर लीजिए, उसमें जो डाउट रहेगा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।